हेलो गाइस, वेलकम। तो गाइस, अपन सबको पता है कि सी एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से अपन कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। तो गाइस, अब जरा याद करो अपने उन बचपन के दिनों को, जब आप नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में होंगे, जब आपने पहली पहली बार अल्फ़ाबेट सीखे, फिर हिंदी में क ख ग सीखे। तो ये सीखने के बाद फिर अपन ने सीखा कि इनसे वर्ड्स कैसे बनते हैं, शब्द कैसे बनते हैं यानी कि, और फिर उसके बाद सीखा कि उनको जोड़ के सेंटेंसेस कैसे बनाएं, और फिर उनको जोड़ के पैराग्राफ्स कैसे बनाएं। तो ये सब अपनी प्राइमरी क्लासेस में अपन सीखा करते थे। ठीक उसी प्रकार से गाइस, सी में भी सबसे पहले अपने को ये जानना होगा कि इसमें कौन कौन सी एंटिटीज जैसे कि लेटर्स, डिजिट्स, सिंबल्स यूज होते हैं। तो गाइस, सी में जो बेसिक आपको मैं बताऊं कि मतलब जो जो चीज़ें रिकॉग्नाइज होती है, तो तीन चीज़ें देखनी है अपने को। पहला है अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट्स आपको सबको पता है 26 होते हैं, पर इसमें दोनों रिकॉग्नाइज होते हैं, मतलब कैपिटल वाले, अपर केस वाले ए टू जेड भी, और लोअर केस वाले ए टू जेड भी, दोनों सी में रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। फिर उसके बाद डिजिट्स 10 होते हैं, 0 से 9 तक के जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे रिकॉग्नाइज होते हैं। इसके अलावा जो सिंबल्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स, जैसे कि हैश, एडग्रेड, डॉलर का साइन, फिर एरिथमेटिक सिंबल्स, प्लस, माइनस, इनटू, इक्वल टू, डिवाइड, मॉड्यूलस ऑपरेटर, नॉट इक्वल टू, और वगैरह वगैरह बहुत सारे जो होते हैं, ये सब भी सी का कंपाइलर रिकॉग्नाइज कर लेता है। ठीक है, तो ये थी एंटिटीज जो सी में रिकॉग्नाइज होती है। फिर उसके बाद अपन थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। अब देखो, आप जब भी इसको कीबोर्ड से टाइप करते होंगे तो ये सब चीज़ें टाइप होती है, आपको स्क्रीन पे दिखती है। तो कोई भी चीज़ स्क्रीन पे दिख रही है तो वो क्या हवा में ही होगी? वो कहीं ना कहीं पे स्टोर है, कहीं ना कहीं पे तो मेमोरी में स्टोर हो रही है। तो अगर कुछ देर के लिए मैं आपको बोलूं कि इन मेमोरी की जगहों पर जहाँ पे ये स्टोर हो रही है, मेमोरी लोकेशंस को आप बॉक्सेस के फॉर्म में मान लो। ठीक है, बक्सों के फॉर्म में मान लो। ठीक है, और इसमें कुछ जो वैल्यूज, अपन रैंडम वैल्यूज कुछ भी स्टोर करा देते हैं। एक में ए डाल दिया, एक में 1, एक में एड ग्रेड, एक में 7, एक में हैश। ठीक है, तो ये इन जगहों पे ये वैल्यूज रखी हुई है। तो अब आपको मान लो 7 का काम पड़ रहा है, तो आप इसको बुलाओगे कैसे? आपको 7 का काम है, तो आप कैसे बुलाओगे? आप 7 तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप 7 करके तो बुलाओगे नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 7 जिस जगह पे स्टोर है, आपको पर्टिकुलर उस चीज़ का काम है, तो 7 जिस जगह पे स्टोर है उस जगह का नाम आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसको बुला पाओगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर आप समझो, मान लो आपका कोई फ्रेंड है चिंटू, आपको उसको बुलाना है, तो आप ऐसे तो बोलोगे नहीं कि ओए इधर आ। अगर वो पब्लिक प्लेस में खड़ा है जैसे कि, तो आपको उसका नाम लेना ही होगा। ठीक है, चिंटू इधर आ ऐसा बोलोगे तो ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। तो वैसे ही कोई भी मेमोरी लोकेशन से कोई वैल्यू को आपको एक्सेस करना है, या उस जगह पे स्टोर कराना है, या कुछ भी ऑपरेशन करना है, तो वो वैल्यू जो है वो जिस जगह पे स्टोर है उसका नाम आपको पता होना चाहिए। और इन्हीं मेमोरी लोकेशंस का जो नाम दिया जाता है उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। देखिए, जो जो बॉक्स है ये है वेरिएबल, और ये जो वैल्यू इसमें है ये कहलाती है कांस्टेंट। थोड़ा सा और एक एग्जांपल के थ्रू समझो। मान लो आपके पास एक कंटेनर है, कंटेनर में भाई आपके पास रखे हुए हैं गुलाब जामुन। तो अब भाई गुलाब जामुन तो आपने खा लिए, तो क्या कंटेनर वेस्ट हो गया? कंटेनर फेंक दोगे? नहीं। यही कंटेनर में आप अगली बार रसगुल्ले स्टोर करा सकते हो। लेकिन जब इसमें गुलाब जामुन निकलेंगे तभी इसमें आप रसगुल्ले डालोगे। एक बार में ये कंटेनर एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा। ठीक है गाइस, अगर आपने इस मेमोरी लोकेशन में इंटीजर टाइप की वैल्यू 7 स्टोर करी है, आप यहाँ पे एडग्रेड स्टोर तभी कर पाओगे जब आप इस 7 को यहाँ से निकाल चुके होंगे। पर अगर मैं आपको बोलूँ कि एक कंटेनर में गुलाब जामुन रखे हुए हैं, लेकिन ये गुलाब जामुन जादू से रसगुल्ले बन गए, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। ठीक है, उसी प्रकार से ये 7 अपने आप एडग्रेड वाले सिंबल में चेंज नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको निकालना पड़ेगा, और इसकी जगह पे आपको एडग्रेड को स्टोर करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे अगर आपको रसगुल्ला डालना है तो गुलाब जामुन हटेगा, इसकी जगह रसगुल्ला आएगा। गुलाब जामुन रसगुल्ला नहीं बन जाएगा। तो गुलाब जामुन क्या है? अपने आप में एक कांस्टेंट है। मेरा कहने का मतलब यही है, मैं आपको कांस्टेंट समझाना चाह रहा हूँ कि 7 7 ही रहेगा। 7 को 6 नहीं बना सकते जादू से। 7 को बदल के 6 डाला जा सकता है। ठीक है, तो 7 अपने आप में कांस्टेंट है, ये अपने आप में सिंबल एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सब अपने आप में अलग अलग वेराइटी के कांस्टेंट है। हालांकि अपन पढ़ेंगे कि कांस्टेंट के टाइप्स होते हैं, ये इंटीजर टाइप का कांस्टेंट है, ये कैरेक्टर टाइप का कांस्टेंट है, फिर एक पॉइंट वाले डेसिमल कांस्टेंट्स भी आते हैं, वो अपन आगे देखने वाले हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि मेमोरी की जगह जहाँ पे वैल्यू स्टोर हो रही है, तो उन जगहों का नाम दिया जाता है वेरिएबल, और उस जगह पे जो वैल्यू स्टोर हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। तो गाइस, अब अपन लोग ये बात कर लेते हैं कि अपने को वेरिएबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करिए कि मान लो आपको एक प्रोग्राम बनाने को बोला गया है कि अपने को दो नंबर्स को ऐड करना है। तो अपने को नहीं पता कि नंबर्स क्या होंगे, तो मान लो एक नंबर नंबर 1 है, दूसरा नंबर 2 है। तो ये कुछ भी हो सकते हैं दोनों नंबर्स, अपने को नहीं पता क्या है।
तो ये अपन किससे मांग रहे हैं ये दोनों नंबर्स अपन मांगने वाले हैं प्रोग्राम चलाने वाले से। प्रोग्राम चलाने वाले को अगर अपन यूजर बोले तो इसका मतलब अपन यूजर से इनपुट ले रहे हैं ये दोनों नंबर्स। तो अब मान लो कि यूजर ने दो नंबर्स जो इनपुट किए वो किए हैं 7 और 3। ठीक है, दो नंबर्स यूजर ने अपने को इनपुट दिए वो है 7 और 3। अब ये नंबर्स अपने पास स्टोर नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, ये कहीं पे मेमोरी में स्टोर नहीं है, तो आप इन पे ऑपरेशन नहीं लगा सकते। आपको जब भी किसी चीज पे कोई ऑपरेशन लगाना है तो आपको पहले उसको मेमोरी में कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा। तो ये 7 और 3 को मेमोरी में स्टोर करना होगा। तो अब मेमोरी तो अपने पास है। ठीक है, आप कोई भी सिस्टम या कॉन्फ़िगरेशन खरीदते हैं, जैसे कि आप फ़ोन भी लेते हैं, तो किसी फ़ोन में 32 GB स्टोरेज आता है, किसी में 64 GB आता है, किसी में 128 GB। वैसे ही कंप्यूटर लैपटॉप में 512 GB या 1 TB HDD और SSD अलग अलग आते हैं। तो ये मेमोरी तो अपन के पास होती है। अब इस मेमोरी का यूज़ करने के लिए अपने को वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अपने को सारे ऑपरेशन तभी अपन कर पाएंगे जब इनको अपन वैल्यूज़ को मेमोरी में स्टोर कराएंगे। और इन मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, मेमोरी का सही से यूज़ कर पाने के लिए अपने को ज़रूरत पड़ती है वेरिएबल्स की। ठीक है गाइस, तो जैसे कि अपने को 7 और 3 यूज़र इनपुट देगा ना, तो अपन 7 को एक वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। मान लो वेरिएबल इस जगह का नाम अपन दे देंगे ए। ठीक है, 3 अपने को यूजर देगा तो 3 अपन अगले वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, इसका नाम दे देंगे बी। फिर अपन ऑपरेशन ऐसा लगाएंगे कि ए प्लस बी, और अपन एक तीसरा वेरिएबल और डिफाइन कर रहे होंगे। अपने को 3 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, 2 तो वैल्यू स्टोर कराने के लिए, और इन दोनों का सम करने के बाद जो वैल्यू का आंसर आएगा उसको भी तो आउटपुट दिखाने के पहले किसी जगह पे स्टोर करना होगा। तो 7 + 3 अपने को पता है क्या होता है, 10। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10। तो ये अपन ने एक तीसरी मेमोरी लोकेशन पे वेरिएबल सी नाम से स्टोर कर लिया। इस लोकेशन का नाम क्या दे दिया, सी। तो अपन ये करने के लिए अपन कैसे इनके साथ ऑपरेशंस कैसे लगा सकते हैं, ए प्लस बी बराबर से सी। तो ए के एड्रेस पे जो वैल्यू है 7, बी के एड्रेस पे जो वैल्यू है 3, इन दोनों का सम हो जाएगा प्लस ऑपरेटर की मदद से, और सी के एड्रेस पे वो वैल्यू का जो सम आ रहा है वो असाइन हो जाएगा, और ये अपन दे देंगे आउटपुट के रूप में। कुछ इस तरह से, मतलब ये आपको अभी एक मैं बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि अपन इस तरह से एल्गोरिथम लगाते हैं किसी भी प्रोग्राम को बनाते समय। आगे अपन नेक्स्ट आने वाली वीडियो में प्रोग्राम बना रहे होंगे तो बहुत अच्छे से वो क्लियर हो जाएगा। अभी अपन थोड़ी सी और दूसरी बात कर लेते हैं कि भाई अपन ने ये बात करी कि वेरिएबल का यूज़ क्या है, कि अपन मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर सकें और ऑपरेशंस लगा सकें अपने डेटा पे। अब अपन वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखो कोई भी मेमोरी लोकेशन होती है उसके साथ दो चीज़ें जुड़ी हुई होती है। पहला कि उस लोकेशन पे किस प्रकार की वैल्यू स्टोर होगी, कैसी वैल्यू उसमें आप डाल सकते हो, और दूसरा उस मेमोरी लोकेशन का नाम आप क्या दोगे। आपको नामकरण करना पड़ेगा मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, और उसी नाम को अपन वेरिएबल बोलते हैं। और इस लोकेशन पे जो वैल्यू स्टोर होगी उसी से ये भी पता चलेगा कि उस लोकेशन पे आप कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हो। मतलब उस लोकेशन, मतलब ये जो मेमोरी लोकेशन है ना, इस पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसके अंदर जो वैल्यू डलेगी उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी उसको डेटा टाइप बोला जाता है। इसको इजी लैंग्वेज में आप समझिए, डेटा का जो टाइप होगा, इस लोकेशन पे जो डेटा होगा उसका जो टाइप होगा उसको डेटा टाइप बोलते हैं, और इस लोकेशन का जो नाम होगा उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो इससे एक और चीज़ ये भी क्लियर होती है कि वेरिएबल डिफाइन करते समय अपने को दो चीज़ें बतानी पड़ती है, कि वेरिएबल का नाम क्या है और उसका डेटा टाइप क्या है। तो अब डेटा टाइप वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, पर बेसिक डेटा टाइप्स अपन जो 3 यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात करने वाले हैं वो है 3 डेटा टाइप्स के बारे में। पहला है इंटीजर, दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट या डेसिमल नंबर्स, और तीसरा है कैरेक्टर। इंटीजर बेसिकली वोल वैल्यूज होती है, ठीक है, वोल नंबर वैल्यूज, बट विथ साइन, प्लस माइनस दोनों चलता है। जैसे कि -1, -2, 7, 8 या कुछ भी हो सकती है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक अपन हो सकती है, लेकिन इसमें एक लिमिट होती है। ये अलग अलग कंपाइलर तक सपोर्ट करता है कि आपको इंटीजर से भी बड़ा डेटा टाइप चाहिए तो एक वो डबल होता है, वो यूज़ करते हैं हम लोग, लेकिन वो अभी अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो आगे जाके अपन डिस्कस कर रहे होंगे। वो अभी अपने स्कोप में अपने को नहीं लेना है, मतलब आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उसमें ज़रूर अपन वो डिस्कस करेंगे, पर अभी अपन इतना ही समझने वाले हैं। तो इंटीजर जो होता है, सी में इंटीजर को शॉर्ट फॉर्म में इंट लिखा जाता है। आपको इंटीजर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है और लिखना भी नहीं है, आपको इंट लिखना होगा जहाँ पे भी आप इंटीजर डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। अगर आप कोई इंटीजर वैल्यू के साथ साइन नहीं दे रहे, जैसे कि आपने सिर्फ 7 लिखा, तो उसका मतलब होगा +7। अगर आपको नेगेटिव लेना है तो फिर आपको -1 या -7 जैसे कि आपको देना है तो -7 वहाँ पे लिखना होगा। लेकिन आप कोई साइन नहीं लगाते तो वो +7 कैलकुलेट होगा, कोई साइन नहीं मतलब वो +8 होगा, इस तरह से। और फिर फ्लोटिंग पॉइंट और डेसिमल नंबर दूसरा डेटा टाइप की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, ऐसी वैल्यू जिनमें आप पॉइंट लगाते हैं, जैसे कि 0.25, 0.76, -7.35,
39 इस टाइप की वैल्यूज। तो इसमें भी अगर आप साइन नहीं लगा रहे तो वो पॉजिटिव मानी जाएगी, और अगर आप साइन लगा रहे हैं नेगेटिव तो वो नेगेटिव की तरह कंसिडर होगी। अब यहाँ पे एक और चीज़ इसमें होती है, जैसे कि यहाँ दिख रहा होगा आपको 4.1 E7। तो E7 का मतलब यहाँ पे है 10 की पावर 7। तो जब आपको बहुत साइंटिफिक वैल्यूज़ के साथ जब आप प्रोग्राम बनाते हैं या साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए कुछ करते हैं, जैसे कि 4.1 इंटू 10⁻⁷ आपको अगर फ्लोटिंग पॉइंट में लिखना है तो वहाँ पे 10⁻² करने के लिए E7 अपन लोग लिखेंगे। तो ई का मतलब होता है 10 की पावर। ठीक है, तो ये दूसरा डेटा टाइप है। और तीसरा है कैरेक्टर डेटा टाइप। पहले तो दूसरी बात ये बोलना भूल गया मैं आपको कि फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है FLOAT फ्लोट से। ठीक है, FLOAT फ्लोट आपको लिखना होगा, ये कीवर्ड है। जैसे कि इंटीजर को यूज़ करने के लिए आप इंट लिखेंगे डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब कि डेसिमल वैल्यूज़ का यूज़ करने के लिए आपको डेटा टाइप FLOAT फ्लोट लिखना होगा। सिमिलरली कैरेक्टर के लिए आपको CHAR लिखना होगा। ठीक है, CHAR लिखना होगा। तो कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, पहली बात इसमें सिर्फ सिंगल एंटिटी आएगी, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ होगी, दो नहीं हो सकती। अब ये सिंगल कुछ भी हो सकता है, एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, सिंबल हो सकता है, या कोई डिजिट भी हो सकता है, 7 भी। बट क्या कंडीशन है कि वो आपको सिंगल कोट्स में लिखना है। ये होता है कोट्स, जो हम डबल एपोस्ट्रॉफी सिंगल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, तो ऐसे सिंगल कोट्स होते हैं। वो उसके अंदर जब आप एक सिंगल एंटिटी लिखते हैं तो वो एक कैरेक्टर कहलाती है। जैसे कि ये ए हो गया, सिंबल, ये सब कैरेक्टर्स कहलाएंगे। तो ये जब आपको ऐसा डेटा टाइप लेना होता है तो आप CHAR लिखते हैं। तो ये 3 डेटा टाइप्स अपन ने देख लिए। अब अपन आगे चलते हैं थोड़ा सा गाइस। अब वेरिएबल्स डिफाइन करते समय कुछ रूल्स जिनको आपको फॉलो करना होगा, नहीं तो वो वेरिएबल इनवैलिड होगा, वो सी का कंपाइलर रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरी बात मैं एक और चीज़ ये बोलना चाह रहा था। आपको लग रहा होगा कि बहुत थ्योरी चल रहा है सेशन, लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर अपन यही चीज़ डायरेक्ट प्रोग्राम बना के समझ रहे होते हैं तो आपको ये सब समझने में काफ़ी दिक्कत होती। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा पहले शॉर्ट में थ्योरी सब बता रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो तक अपन पहला प्रोग्राम अपना बना रहे होंगे, और जब वो बनाएंगे ना तो ये सब चीज़ें आपको काफ़ी काम आएगी। जब अपन उसमें वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, उसके ऊपर क्या क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो पहला रूल ये है कि जब भी कोई वेरिएबल नेम आप बनाएंगे, किसी मेमोरी लोकेशन को जब आप नेम करेंगे, तो पहला कैरेक्टर जो होगा, पहली एंटिटी जो होगी, वो हमेशा एक अल्फ़ाबेट होगा या तो फिर अंडरस्कोर होगा। ठीक है, या तो आप अल्फ़ाबेट ले लो कैपिटल ये। और एक और चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देनी है, सी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल ए इक्वल नहीं होते। अब आपको ये भी पता होगा कि कंपाइलर को नहीं समझता कैपिटल ए स्मॉल ए क्या होता है, उसको तो मशीन कोड समझ आता है, आस्की वैल्यू समझ आती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो हर एक सिंबल के लिए एक आस्की वैल्यू होती है यूनिक, जो कीबोर्ड पे हर एक बटन आप देखते हैं, हर एक के लिए एक आस्की वैल्यू होती है, वो समझता है कंप्यूटर। तो अब ए के लिए है 65, कैपिटल ए के लिए क्या है 65, जबकि स्मॉल ए के लिए है 97। तो इसी से आपको समझ आ जाएगा कि जब इनकी आस्की वैल्यू तक इक्वल नहीं है तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो अगर आपने वेरिएबल डिफाइन किया है कैपिटल ए और आप यूज़ कर रहे हो स्मॉल ए, तो वो एक एरर देगा, क्योंकि कंप्यूटर को नहीं पता स्मॉल ए क्या है, उसको आपने कैपिटल ए बताया है। पर इसके साथ एक और चीज़ है, अल्फ़ाबेट्स में जो आप यूज़ कर सकते हो, अल्फ़ाबेट्स के अलावा पहला कैरेक्टर जो हो सकता है वो है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर एक इकलौता स्पेशल सिंबल है जिसको आप पहला कैरेक्टर बना के यूज़ कर सकते हो वेरिएबल नेम में। अब एक और चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन कई बार लोगों को रहता है अंडरस्कोर और हाइपन के बीच में। ये जो बीच में खींचा जाने वाला डैश होता है इसको हाइपन बोलते हैं, और ये जो थोड़ा नीचे के साइड में जो बड़ा डैश आता है इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। आपका कीबोर्ड जो होगा, जहाँ पे बैक स्पेस होता है, उसके साइड में यहाँ पे आपको दिखेगा दोनों होते हैं, शिफ्ट दबा के चलते हैं अलग अलग। ठीक है, तो जैसे पहला कैरेक्टर हमेशा अल्फ़ाबेट होगा, आप नंबर नहीं दे सकते। जैसे कि A7 आपने वेरिएबल का नाम दिया है तो ये चल जाएगा, 7 ए एरर दे देगा, पहला कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता, ये चल जाएगा। अंडरस्कोर है, ये भी चलेगा, लेकिन हाइपन ए नहीं चलेगा, ये हाइपन है, ये नहीं चलने वाला, सिर्फ अंडरस्कोर चलता है पहले में। ठीक, तो ये था पहला रूल। अब दूसरा रूल अपन जो देख रहे हैं, दूसरा रूल कोई रूल नहीं है, बट ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप ध्यान देंगे कि अपन हमेशा ट्राई करें कि अपन मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स बनाएं। मान लो अपन थोड़ी देर पहले अपन ने गुलाब जामुन का एग्जाम्पल लिया था, तो अगर अपन एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें अपन स्टोर करेंगे गुलाब जामुन का काउंट, मतलब कितने गुलाब जामुन है उसका काउंट अगर अपने को स्टोर करना है वेरिएबल में, कि मान लो 6 थे तो 6 वैल्यू का आपको स्टोर करना है, तो अगर आप गुलाब जामुन का काउंट A=6 ऐसा स्टोर करोगे तो तब तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन जब अगली बार वही प्रोग्राम आप कोड खोलोगे उसका, तो आपको ये पता नहीं होगा कि A=6 आपने क्या चीज़ स्टोर की थी। तो इससे अच्छा ये है कि मीनिंगफुल रखें, मतलब नाम काम से मिलता जुलता होना चाहिए। जी नम मतलब गुलाम नम, या आप इस टाइप से दे सकते हैं, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा और ज़्यादा एफिशिएंसी आपकी बूस्ट करेगा। उसके अलावा तीसरा रूल अब अपन जो देख रहे हैं, ये भी कोई रूल नहीं है, बट
ये आपको ध्यान रखना है कि आप अननेसेसरी लेंथी वेरिएबल्स ना बना दें। जैसे कि ये एक छोटा वेरिएबल है a=6, लेकिन ये बड़े वेरिएबल्स हैं, ये आप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये थोड़ा सा और बड़ा हो गया। वैसे ही आपकी जो परमिजिबल लेंथ है, वेरिएबल की लेंथ कितनी हो सकती है वेरिएबल नेम की, तो ये ऑलमोस्ट 247 कैरेक्टर्स तक हो सकती है। अब नए अपडेटेड सी वर्जन में हो सकता है, अलग अलग कंपाइलर्स में थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, किसी में कम भी हो सकती है, लेकिन एक एवरेज जो है 250 कैरेक्टर तक आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल की लेंथ, वेरिएबल नेम का लेंथ आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन किया है GULAB ABCD 1764A9 अप टू 247 कैरेक्टर्स तक ये डिफाइन मैं कर सकता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं ना कि इसमें आपकी टाइपिंग की मेहनत कितनी, जहाँ जहाँ आपको यूज़ करेंगे आप इस वेरिएबल का, वहाँ पे आपको ये पूरा टाइप करना पड़ेगा। तो कितना टाइम वेस्ट होगा और कितना टाइपिंग की मेहनत भी होगी। तो अननेसेसरी अपन ने लंबे वेरिएबल नेम्स नहीं देना है, इतने छोटे भी नहीं देना कि आपको समझ नहीं आएगी ये क्या चीज़ है, पर एक एवरेज डिसेंट आपको रखना है कि आपको समझ भी आए वो क्या है और ज़्यादा बड़ा भी ना हो। देन फर्स्ट रूल तो अपन ने देख ही लिया था कि पहला अल्फ़ाबेट होगा और या अंडरस्कोर होगा। अब अगली चीज़, आप किसी वेरिएबल को पहले यूज़ नहीं कर सकते डिफाइन करने के पहले। मान लो आपने किसी वेरिएबल का यूज़ कर लिया, मान लो ये जी नम जो अपन वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, इसको मान लो आपने 7 वैल्यू डायरेक्ट असाइन कर दी और कंप्यूटर को पता ही नहीं है जी नम क्या है, तो फिर ये एक एरर दिखाएगा। कंप्यूटर नहीं जानता ना जी नम क्या है, आपको पहले उसको बताना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया था, वेरिएबल नेम डिफाइन करने में 2 चीज़ें बतानी होती है, वेरिएबल का डेटा टाइप और वेरिएबल का नाम। तो डेटा टाइप अपन जैसे 7 ले रहे हैं तो इसके आगे लिखना होगा इंट, क्योंकि वो इंटीजर टाइप वैल्यू है। डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर। ठीक है गाइस, तो वेरिएबल को आपको डिफाइन करने के पहले यूज़ नहीं करना है, पहले आपको बताना होगा जीनम क्या है, फिर ही आप जीनम का यूज़ कर पाओगे। ठीक गाइस, तो ये था चौथा रूल। अब गाइस ये 5वां रूल अपन देखते हैं। 5वां एक और रूल और है, बाकी लगभग सब बता दिया मैंने आपको, कि वेरिएबल नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। अब कीवर्ड क्या होते हैं, ऐसे वेरिएबल नेम्स, ऐसे शब्द अपन नाम दे रहे हैं ना मेमोरी लोकेशन को, पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है सी कंपाइलर के पास, उनका मीनिंग पहले से रिजर्व्ड है, आप उनको नॉर्मल तरह से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो नॉर्मल तरह से यूज़ करोगे तो उसका कुछ और मतलब निकल रहा होगा। तो ऐसे इन जनरल 32 कीवर्ड्स हैं, लेकिन स्पेशल तरह से आप अलग से इंस्टॉल करके ज़्यादा कीवर्ड्स भी रख सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो स्पेशल कंपनीज कंपाइलर बना के ज़्यादा कीवर्ड्स वाले भी बेचती है मार्केट में, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं होती। पर इन जनरल 32 कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि इफ़, एल्स, इंट, फ्लोट, CHAR, रिटर्न, वॉइड और बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप जैसे सोचो कि मैं वेरिएबल का नाम दे दूं इफ़ इक्वल टू 7, तो ये एरर होगा। इफ़ का मतलब पहले से लूप के लिए यूज़ किया जाता है, कंडीशन लूप के लिए, काउंटिंग लूप के लिए। ठीक है, इफ़ और वाइल हो जाता है, फिर अलग अलग फॉर लूप आता है, ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है, इनका आप यूज़ डायरेक्टली नहीं कर सकते। एल्स का आप यूज़ नहीं कर सकते, इंट का यूज़ नहीं कर सकते, फ्लोट का ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तो बता दिया इसका मतलब क्या है, डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है ये। इंट, फ्लोट का रिटर्न आपको वैल्यू फंक्शन से रिटर्न करानी हो जब यूज़ होता है, वॉइड जब फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करानी हो जब यूज़ होता है। अब ये सब क्या है, ये सब आगे जाके अपन सीखने वाले हैं, इसका कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बस आपको ध्यान रखना है कि कुछ जो कॉमन वर्ड्स होते हैं जो अपने रियल लाइफ में भी यूज़ होते हैं, उनका पहले से कुछ अलग मतलब जनरली होता है, तो आप थोड़ा सा वो वर्ड्स का यूज़ करने से बचें, क्योंकि उनको कीवर्ड कहा जाता है। वेरिएबल नेम कीवर्ड नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट अपन बात करते हैं गाइस, कमेंट्स क्या होते हैं। तो कमेंट्स गाइस प्रोग्राम के ऐसे पार्ट्स जिनको कंपाइलर इग्नोर कर देता है। जब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो उस चीज़ को वो इग्नोर मार देगा। वहाँ पे कुछ भी लिखा हो, भले से एरर ही क्यों ना हो, कुछ भी लिख दो आप, वो ध्यान ही नहीं देगा कंप्यूटर आपका उस पर। ये क्योंकि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाए जाते हैं। अपने पास क्या होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम बनते हैं कंपनीज में। अब जब दोबारा दोबारा उसी चीज़ को आपने एक दिन बनाया, अगले दिन खोल के देखा, अब आपको याद नहीं आपने क्या चीज़ किसके लिए बनाई थी या क्या चीज़ का मतलब क्या था, तो आप वहाँ पे कमेंट्स लिख सकते हो, जो अगली बार आपको पढ़ के समझने में सुविधा देंगे। आप नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में या कोई भी लैंग्वेज में वहाँ पे कमेंट्स लिख सकते हो। ठीक है गाइस, जो सिर्फ अपने मतलब के लिए है, ना वो कोई एरर देगा और ना कंपाइलर उसको रीड करने वाला है। तो कमेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम which gets simply ignored by the compiler and is only for user understanding and improving the outlook of program। ये थोड़ा सा प्रोग्राम को सुंदर दिखाने में मदद करते हैं। तो अब कमेंट्स कैसे लिखते हैं उसके पहले आपको कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ सिंबल्स। ये वाला जो सिंबल होता है इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं, जो इसका ऊपर का पार्ट है वो आगे की तरफ झुका हुआ होता है, इसको फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। फिर ये वाला जो सिंबल होता है इसको बैक स्लैश बोलते हैं, इसका ऊपर का जो पार्ट होता है ये पीछे की तरफ झुका हुआ होता है। ठीक है गाइस, ये इसमें कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जो आगे की तरफ झुका हुआ है वो फॉरवर्ड स्लैश, जो पीछे की तरफ झुका हुआ है वो बैक स्लैश। देन एक होता है एस्टेरिस्क, ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल होता है जनरली इसमें कीबोर्ड के अंदर
ये स्टार जैसा भी आप इसको शॉर्ट में अगर आप ऐसा बोलना चाहें स्टार बोल लो, अगर आपको ये थोड़ा सा टफ लग रहा है तो। एस्टेरिस्क इसका रियल नेम होता है। तो अब कमेंट लिखने के तरीके, कमेंट आप कैसे लिखेंगे, ऐसी चीज़ें जो कंपाइलर रिकॉग्नाइज ना करे आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कमेंट लिखने के दो तरीके अपन यहाँ पे देखेंगे। एक, आपको छोटा सा कमेंट लिखना है जो आप सिंगल लाइन में खत्म कर दोगे, तब आप यूज करोगे सिंगल लाइन कमेंट मेथड का। इसमें आपको क्या है, डबल फॉरवर्ड स्लैश लगाने होते हैं। जब भी आप कोड एडिटर में दो फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे आगे की तरफ झुके हुए डंडे, तो ये दो फॉरवर्ड स्लैश लगा के आप जो भी कुछ लिखोगे वो ग्रे कलर में दिखने वाला है आपको। अगर आप VS कोड यूज करेंगे तो वो रन भी नहीं होगा, वो इग्नोर कर दिया जाएगा, वो सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसको जनरली कब यूज करते हैं, हम कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम की हेडिंग देने के लिए। आप जैसे भी कुछ पैराग्राफ या कुछ भी लिखते हैं ना अपनी कॉपी में, तो अपन हेडिंग देते हैं ना किसी चीज़ की, तो प्रोग्राम को अच्छा दिखाने के लिए और अपनी अगली बार अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन हेडिंग दे देते हैं। तो वो चीज़ रन तो नहीं होती लेकिन आपको अगली बार समझ आएगी। तो एक लाइन में ही ये खत्म हो जाएंगे। आप एंटर दबाएंगे, अगली लाइन में जो लिखेंगे वो फिर एरर दे देगा अगर आपने दोबारा फॉरवर्ड स्लैश डबल वाले नहीं लगाए तो, क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट लिखने का तरीका है, डबल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, हर बार आपको हर लाइन में एक नया फॉरवर्ड स्लैश डबल लिखना होगा। या दूसरा तरीका है, एक फॉरवर्ड स्लैश एक एस्टेरिक्स, फिर बीच में आप जो लिखना है कमेंट वो लिख दो और उसके बाद इसको बंद करना पड़ता है, फिर से एस्टेरिक्स और फिर से फॉरवर्ड स्लैश। ये एक तरीका होता है। पर ये तरीका सिंगल लाइन के लिए भी आप यूज कर सकते हो। साथ में जो दूसरा तरीका है मल्टीपल लाइन, इसके लिए भी इसी चीज का यूज होता है। इसमें क्या होता है, आपने शुरू कर दिया फॉरवर्ड स्लैश एस्टेरिक्स, इसके बाद आप कितनी भी लाइन में कुछ भी लिख दो, वो जब तक खत्म नहीं होगा कमेंट, जब तक एंड नहीं माना जाएगा जब तक आप दोबारा एस्टेरिक्स लगा के फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाते। आपने खूब सारा कुछ पैराग्राफ लिख दिया और ये दोनों चीज लगा दी, फिर इसके बाद जो लिखोगे वो कमेंट नहीं माना जाएगा। पर अब एक और चीज आपको ध्यान देनी है, आप कमेंट के अंदर और कमेंट डिफाइन नहीं कर सकते, कमेंट को नेस्टेड नहीं कर सकते आप, एक के अंदर एक कमेंट नहीं दिए जा सकते। आप ये दो दे दो, इसके बीच में जो भी लिखना लिख दो, पर आप सोचो इसके अंदर एक और कमेंट दे दूं मैं और एक और ये लिख दूं, तो वो अलग बात हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो कमेंट के अंदर कमेंट दे नहीं सकते। मल्टीपल लाइन कमेंट लिखने का तरीका ये है, सिंगल लाइन कमेंट लिखने का तरीका ये है। बहुत सारी बातें अपन ने इस वीडियो में जानी। अब सिंस ये वीडियो की लेंथ काफ़ी लेंदी हो रही है तो अपन इसके आगे यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, यूज़र को आउटपुट कैसे देते हैं, पहला प्रोग्राम कैसे बनेगा अपना, वो सब अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ गुड डे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको समझ आ रहा हो तो, और प्लीज़ लाइक करना वीडियो को। थैंक यू गाइस।